देखो, जनसंख्या वृद्धि की यदि हम बात करें, है ना, कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, तो किसी क्षेत्र में दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। यानी समय अंतराल, दो समय जो विशेष है उनके मध्य जो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये धनात्मक भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, ऋणात्मक वृद्धि भी दर्ज की जा सकती है, कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में कमी भी आ सकती है और किसी क्षेत्र में जनसंख्या में क्या हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। लेकिन ऐसा उस क्षेत्र में समय विशेष के योग में क्या होगा, जनसंख्या में परिवर्तन होगा, लोगों की संख्या में परिवर्तन होगा, चाहे लोगों की संख्या में कमी हो और चाहे लोगों की संख्या में वृद्धि हो, उसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब मान लो कि 2 वर्ष है, जैसे मान लो 2001 है और 2011 है। भारत की जनगणना 2001 में हुई थी, उस समय भारत की लगभग जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी। 2011 में वो कितनी हो गई, 121 करोड़ हो गई। ये दो समय बिंदु हो गए, है ना। एक वर्ष तो ये हो गया, है ना, आधार वर्ष तो ये हो गया। भाई आधार वर्ष कैसे हुआ, 2001 में जनगणना हुई थी, फिर 2011 में क्या हुई, जनगणना हुई। लोगों को कब गिना गया, 2001 में गिना गया। तो ये तो क्या कहलाएगा, आधार वर्ष कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वर्तमान वर्ष कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है P2 माइनस P1 बटा P2, गुणा किससे कर देते हैं, उसको 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर को हमेशा किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कितनी प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है ना, 1% की दर से वृद्धि हुई है या 2% की वृद्धि से हुई है, 1.07% की प्रतिशत से वृद्धि हुई है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वृद्धि दर होती है। तो जनसंख्या वृद्धि को किसके रूप में दर्शाया जाएगा, प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा किससे गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है। P2 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। मान लो भारत में 2011 की जो जनगणना, उसके अनुसार जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ जनसंख्या है। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, वर्तमान वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और P1 का मतलब क्या होता है, आधार वर्ष की जनसंख्या होता है। आधार वर्ष कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार वर्ष हो जाएगा। वर्तमान वर्ष में से आधार वर्ष की जनसंख्या को घटा दे और 100 से गुणा कर दे तो क्या ज्ञात की जा सकती है, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है। मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में ये सूत्र पूछ लिया कि जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का क्या बताइए, सूत्र बताइए। तो ये है ना, जैसे आपने लिख दिया P2 माइनस P1 बटा P2 गुणा 100, ठीक है ना, इतना ही लिखोगे, है ना। अब इतना लिखने से स्पष्ट नहीं हुआ ना ये सूत्र कि भाई P2 क्या है, P1 क्या है ना। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ ये जो सूत्र में P2 दे रखा है उसका मतलब है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, और P1 का मतलब क्या है, आधार वर्ष की जनसंख्या। इससे इसका ये। उसके बाद में देखो, जनसंख्या वृद्धि दर के यदि हम प्रकार की बात करें तो इसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में इसको क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। पहला, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय बिंदुओं के मध्य में जन्म एवं मृत्यु के अंतर बढ़ने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के कारण जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या की क्या कहलाएगी, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जन्म दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, और विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मृत्यु दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ जन्म दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। परंतु विकसित जो देश हैं, जैसे जापान है, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, उन देशों में
जन्म दर है वो भी कम पाई जाती है और मृत्यु दर भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। जनसंख्या कैसी बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो प्राकृतिक वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों परिवर्तनों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर होगा, उस अंतर के कारण उस क्षेत्र की जनसंख्या में प्राकृतिक रूप से क्या होगा, परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन कैसा कहलाएगा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। उसके बाद में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर यदि हमें ज्ञात की जाए तो किसी क्षेत्र विशेष में जन्म और मृत्यु दर आप्रवास व उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब होता है दूसरे स्थान से व्यक्ति आकर किसी दूसरे क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, स्थायी रूप से बस जाते हैं, निवास करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आप्रवास कहा जाता है। देखो प्रवास का मतलब होता है स्थानांतरण होना, स्थान बदल लेना। प्रवास का क्या मतलब होता है, स्थानांतरण होना। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना और वहां स्थायी रूप से क्या करना, निवास करना, वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास के लिए विभिन्न कारण क्या माने जाते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। मौसमी कारण भी जिम्मेदार हो सकता है, आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हो सकता है, राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार हो सकता है, सामाजिक कारण भी क्या हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है। तो मनुष्य क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है। वो जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। व्यक्ति जिस स्थान पर जाता है ना, जिस स्थान पर प्रवास करता है वहां उसको क्या कहा जाता है, आप्रवास कहा जाता है। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आप्रवासी कहा जाता है। जैसे आप्रवास, आ का मतलब होता है आना। जैसे मान लो सीकर है और जयपुर है। अब मान लो श्याम है, वो सीकर से कहाँ गया, जयपुर गया, तो उसका प्रवास कहाँ हुआ, जयपुर हुआ। तो वो कैसा प्रवास हुआ, आप्रवास। उसको क्या कहा जाएगा, आप्रवासी कहा जाएगा। और जिस स्थान से वो जाता है, जिस स्थान से वो क्या करता है, गमन करता है, वहां उसको क्या कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उत्प्रवास कहा जाएगा। उत का मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। प्रवास का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण होना, कि जहां से जन्म हुआ है, जहां वो पैदा हुआ है, उस स्थान को क्या करना, छोड़ना। जहां वो जिस स्थान को छोड़ता है वहां उसको क्या कहा जाता है, उत्प्रवासी कहा जाता है। उसके कारण भी जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि जन्म एवं मृत्यु दोनों का अंतर निकाल ले और व्यक्ति आए कितने हैं और गए कितने हैं उनका अंतर निकाल ले और शुद्ध रूप से जनसंख्या में जो परिवर्तन की दर बचेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है ना। तो वास्तविक वृद्धि का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर और आप्रवास और उत्प्रवास के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। उसके बाद में देखो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर है ना, जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, है ना, और अन्य क्षेत्रों से उस क्षेत्र में क्या हो, आप्रवास हो, अन्य क्षेत्रों में क्या हो, आप्रवास हो। ठीक है, यानी कैसी स्थिति, धनात्मक वृद्धि में कैसी स्थिति, जन्म दर है वो मृत्यु दर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जन्म दर से मृत्यु दर, मृत्यु दर से जन्म दर क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, है ना। और मान लो दूसरा क्षेत्र है, वहां से लोग प्रवासित होकर उस क्षेत्र में आकर स्थायी रूप से क्या करने लगे, निवास करने लगे। जैसे मान लो कै क्षेत्र है ना, उस कै क्षेत्र की जन्म दर है ना मृत्यु दर से क्या है, ये अधिक है। ठीक है, और उस कै क्षेत्र में आप्रवास क्या हुआ है, अधिक हुआ है।
यानी अन्य क्षेत्रों से लोग आकर वहां पर क्या हो गए, प्रवासित हो गए, स्थायी रूप से रहने लग गए। ऐसे इस क क्षेत्र की जनसंख्या में कैसी वृद्धि होगी, धनात्मक वृद्धि होगी। यानी क क्षेत्र है उसकी जन्म दर मृत्यु दर से तो क्या है, अधिक है, जन्म दर अधिक है मृत्यु दर से, और अन्य क्षेत्र से आकर लोग वहां पर क्या हो गए, प्रवासित हो गए, और लोग आकर वहां पर क्या होने लग गए, रहने लग गए, है ना। ऐसी स्थिति में जो क प्रदेश है उस क प्रदेश की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, धनात्मक परिवर्तन। यानी वहां जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ी है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो वो कैसी वृद्धि कहलाएगी, धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या उस क्षेत्र में, है ना, अन्य क्षेत्र से लोग आकर स्थायी रूप से क्या करने लग गए हो, निवास करने लग गए हो। जनसंख्या में होने वाला ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। अब दूसरा है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, कमी। ऋणात्मक हमेशा किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। यह हमेशा किसको दर्शाएगा, वृद्धि को दर्शाएगा ना, बढ़ी हुई जनसंख्या को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, उसको दर्शाएगा। जब किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी मान लो क प्रदेश है, इस क प्रदेश में ऐसी स्थिति आ जाए कि ये जो जन्म दर है ना, ये जन्म दर है ना, ये मृत्यु दर से क्या हो जाए, कम हो जाए। जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाए, कम हो जाए। अथवा लोग दूसरे देश में क्या कर जाएं, उत्प्रवास कर जाएं। दूसरे क्षेत्र में लोग क्या कर जाएं, उत्प्रवास कर जाएं, उस क्षेत्र को क्या कर जाएं, छोड़ जाएं। मान लो एक क्षेत्र है, एक स्थान है, वहां जन्म दर मृत्यु दर से क्या है, कम है। जन्म दर मृत्यु दर से कौन कम है, जन्म दर कम है उस क्षेत्र की, ठीक है। और इस क्षेत्र से लोग है ना दूसरे स्थान पर चले गए, दूसरे स्थान पर चले गए। इस क्षेत्र को क्या करके चले गए, छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। तो वहां जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। जनसंख्या की कैसी वृद्धि होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी। वो उस क्षेत्र में जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। ये जनसंख्या वृद्धि के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। अब देखो जनसंख्या परिवर्तन के घटक की यदि हम बात करें, है ना, ऐसे कौन से कारक हैं, घटक की जगह क्या आ सकता है, कारक भी आ सकता है। जनसंख्या परिवर्तन के कारक बताइए, या जनसंख्या में परिवर्तन क्यों होता है, कारण बताइए। ठीक है, तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये वो प्राकृतिक कारक हैं जो जनसंख्या में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, चाहे वो धनात्मक परिवर्तन करें चाहे ऋणात्मक परिवर्तन करें। परंतु किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन होने का जो कारण होता है और उसके लिए जो जिम्मेदार कारक होते हैं, घटक या तत्व जो जिम्मेदार होते हैं, वो कौन होते हैं, जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। अब देखो जन्म दर क्या है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को जन्म दर के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। यदि हम जन्म दर की गणना करें, है ना, तो इसका सूत्र होता है कि किसी वर्ष विशेष में जीवित वो बच्चे जो क्या हो, जीवित हो, मरने वाले बच्चों को इसके अंतर्गत क्या नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। केवल कैसे बच्चे होने चाहिए, जीवित जन्म लेने वाले क्या होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। उसके बाद में किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या, उस क्षेत्र विशेष की मध्य में जनसंख्या कितनी है उसको शामिल किया जाएगा और गुणा किससे कर लिया जाएगा, 1000 से कर लिया जाएगा। 1000 से क्यों किया जाएगा, क्योंकि हम जन्म दर की जो गणना करते हैं, जन्म दर की जो गणना करते हैं वो किस पर करते हैं, प्रति 1000 पर करते हैं।
इसलिए इसको प्रति 1000 के रूप में जन्म दिए गए जीवित बच्चों को जन्म दर के रूप में क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा जो घटक है वो कौन सा है, मृत्यु दर है। यदि हम मृत्यु दर की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में किसको व्यक्त किया जाता है, मृत्यु दर को व्यक्त किया जाता है। यानी कोई क्षेत्र विशेष है, कोई स्थान है, वहां प्रति 1000 लोग हैं, उनके पीछे कितने लोग मर जाते हैं, यानी प्रति 1000 जो जनसंख्या है या प्रति 1000 लोगों की जो संख्या है उसके पीछे मरने वालों की जो संख्या होती है उसको मृत्यु दर के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसकी गणना कैसे की जा सकती है, किसी क्षेत्र की मृत्यु दर को निकाला कैसे जा सकता है, तो उस किसी वर्ष विशेष में वहां मृतकों की संख्या यानी लोग मरे कितने, मृत्यु दर कितनी है उसकी संख्या, और उस वर्ष के मध्य की जो जनसंख्या कितनी है, अनुमानित जनसंख्या को क्या मान कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि उस प्रदेश की लगभग कितनी जनसंख्या है, ठीक है ना। उसमें उसका क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, और उसकी जो गणना की जाती है वो कितने पर की जाएगी, प्रति 1000 पर गणना की जाएगी। उससे क्या ज्ञात किया जा सकता है कि उस क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर इतनी मृत्यु दर पाई जाती है, ठीक है। यानी अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म दिए गए जीवित क्या है, बच्चे हैं, उनको क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है।